हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम देख लेते हैं क्या हमारा जो भी आज का डेट है। हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि पूरे दिन का मात्र जो टॉप 10 जो भी हम लोग का न्यूज़ है, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपकमिंग बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम लोग उस 10 टॉपिक्स को समझ लेते हैं और उससे रिलेटेड 10 MCQ कर लेंगे। ये जो भी डेली आपका जो न्यूज़ सीरीज है, ये इसी टाइम पे रात में लगभग अपलोड हो जाएगा, जिसमें पूरे डेज का जो भी टॉप 10 न्यूज़ होगा उसका एक शॉर्ट ब्रीफ एनालिसिस के साथ और उस पर MCQ किए जाएंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का हेट स्पीच है। तो जैसा कि रिसेंटली अभी रिलीजियस कॉन्क्लेव हुआ था, कहाँ पे, हरिद्वार में। और वहाँ पे कुछ ये विटनेस है, काफ़ी लोगों के द्वारा देखा भी गया था कि इन्फ्लामेटरी एंड प्रोएक्टिव स्पीचेस दिया गया था कुछ प्रोपोनेंट ऑफ खास रिलीजन के ग्रुप के द्वारा, और जो इसमें मैनी ऑफ दम लीडर्स जो ऑर्गेनाइजेशन थे बिलोंग करते थे खास स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज से। अब क्या कंसर्न है, तो यहाँ कंसर्न है हम लोग का यही कि व्हाट इज हेट स्पीच। ये हेट स्पीच क्या होता है, इसके अगेंस्ट में क्या हम लोग के पास लीगल रेमेडीज है, प्रोवोकिंग के लिए क्या प्रोपोगेशन है, क्या लॉ है। तो इसके लिए हम समझते हैं कि पहले हेट स्पीच क्या होता है। तो हेट स्पीच को समझने के लिए हम लोग को यही देखना होगा कि क्या इसके लिए कोई लीगल डिफिनीशन है या नहीं है। तो यहाँ हम लोग जैसे देख सकते हैं कि मैनी टर्म्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो अनडिफाइंड है। सेम वैसे ही जो भी लेजिस्लेशन बना है उसमें भी ऐसे लूपहोल्स होते हैं। तो जो भी स्पीच है, क्योंकि डिफिनीशन तो देखिए इसलिए नहीं दिया जाता है लेजिस्लेशन में। किसी भी लेजिस्लेशन जो होता है ना, जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव लेजिस्लेशन होता है, वो ओपन एंडेड इसलिए छोड़ा जाता है कि उसके अपने उसको खुद के अनुसार और सिचुएशन के अनुसार तोड़ मरोड़ के इंटरप्रेट किया जा सके। इसी के लिए हेट स्पीच का जो कोई भी जो है नो स्पेसिफिक लीगल डिफिनीशन है, क्योंकि लीगल डिफिनीशन अगर हम दे देंगे, अगर कोई स्पीच देता है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आता है तो उसके खिलाफ अगेंस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके खिलाफ जब हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे तो उस लॉ का क्या हो जाएगा, जुरिस्डिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, उसका इफेक्टिविटी थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट डिफिनीशन। इसलिए हम लोग इसे ओपन एंड तक में छोड़ देते हैं। ये जो है सो डार्क रियलिटी है। तो लेजिस्लेटर्स लोग का कैसे पावर को यूटिलाइज करना है और कैसे एग्जीक्यूटिव इसको इंटरप्रेटेड करके उसी लेजिस्लेशन के द्वारा नए नए रूल्स को जो है डिवॉल्व करते हैं, इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हेट स्पीच का कोई लीगल डिफिनीशन नहीं है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना होगा, नो लीगल डिफिनीशन हेट स्पीच का। अब इन जनरल होता क्या है हेट स्पीच, तो वैसे कोई भी स्पीच जो किसी खास ग्रुप के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाए और हेट हो, वायलेंस जिससे हो सके, या फिर किसी के डिग्निटी के खिलाफ हो, इंडिग्निटी जिससे हो किसी का, ठीक है ना। तब इसके लिए क्या प्रोविजन है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं प्रोविजन क्या है इस हेट स्पीच से रिलेटेड हमारे लॉ में। जैसे कि प्रोविजन इन द लॉ में हमारे क्या है कि आप देख सकते हैं क्रिमिनलाइज हेट स्पीच है। इसको इसके लिए स्पेशल वो सेक्शन 153 और 505 आईपीसी के तहत जनरली एक्शन लिया जाता है, जिसमें डील किया जाता है कि अगर आप कोई भी इन्फ्लामेटरी या फिर कोई भी जो है सो अगर वायलेंटली हेट स्पीच को देता है तो उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा। अब पनिशमेंट में इसको क्या मिलेगा, तो पनिशमेंट में इसका हम लोग देख लेते हैं टर्म एंड ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ अंडर सेक्शन 153A के तहत इसमें इन लोगों को 3 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है ना, कोई भी अगर हेट स्पीच के लिए देता है तो। और इसी के साथ ये भी देख लेते हैं कि सेक्शन 505 में इसके तहत अब पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि इसके तहत वो क्या कर सकता है, ऑफेंस के खिलाफ केस रजिस्टर फायर कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का ये टॉपिक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा सेकंड जो टॉपिक है सो है यूनियन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, वो लॉन्च किए हैं क्या, पढ़े भारत कैंपेन, ठीक है। तो प्रधान लॉन्च कौन किया है याद रखिएगा, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। इसमें हो सकता है कि आपको बीपीएससी में स्पेशली क्या करे, वन लाइनर में दे के पूछ दे कि पढ़े भारत कैंपेन को कौन लॉन्च किया है, और ऑप्शन में दे दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसके साथ आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं करना है। पढ़े भारत कैंपेन कौन लॉन्च किया है, तो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। पढ़े मिनिस्टर, और इसी के साथ, और ये किस ग्रेड तक के लिए है, तो अप टू ग्रेड 8 तक के लिए है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और ये सब आपके प्रीलिम्स में भी खास करके सीडीएसई एग्जामिनेशन, सीएपीएफ एग्जामिनेशन में भी हेल्पफुल होंगे, और इससे बाहर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
इसमें आपका प्रीलिम्स का काम हो जाएगा। करंट के साथ साथ हम लोग एक और बैकडेज में यहाँ से भी कवर करेंगे। ये तो जैसे कि जनवरी चल रहा है अभी, तो जनवरी से लेकर मई तक ये सीरीज चलेगा 5 मंथ, और 5 मंथ डेली एक बैक डे का चलेगा, ठीक है। ताकि 5 मंथ उधर का कंप्लीट हो, तो कम से कम 10 महीने का, 11 महीने का करंट अफेयर जो है उसका न्यूज स्पेशल हो जाए। एडिटोरियल सेक्शन नहीं है यहाँ पे सिर्फ टॉप 10 जो है आपका टॉपिक होगा, ठीक है ना। एडिटोरियल के लिए अभी हम लोग उसको रेडी कर रहे हैं, उसको भी बाद में हम लोग सोचेंगे उस पर। और एडिटोरियल के लिए जो है, इससे हम लोग सिर्फ अभी यहाँ हम लोग का सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सिर्फ एमसीक्यू, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू। और एमसीक्यू के लिए करंट अफेयर में थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, 10 न्यूज है जो ये टॉप 10 होगा आपसे, इससे बाहर नहीं जाने वाला होगा टॉपिक आपका, ठीक है। तो यहाँ पढ़े भारत कैंपेन पे हम लोग फिर लौटते हैं। बोल बच्चन बहुत हो गया, बोल बच्चन में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। फिर उसके बाद देखिए पढ़े भारत कैंपेन कितने दिन के लिए होगा, तो 100 डेज के लिए लॉन्च होगा, ठीक है ना। और 14 वीक्स के लिए, ठीक है। स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 जनवरी से लेके 10 अप्रैल तक। तो याद रखिएगा, आपको डेट इसमें याद रखना होगा, आपको कितने दिन 100 डेट लॉन्च कौन किया है ये याद रखना होगा, किस ग्रेड तक है, क्लास 8 तक है। और इस कैंपेन को रिलीज करने के पीछे, लॉन्च करने के पीछे कारण क्या है, तो इसका कारण यही है कि जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, एनईपी में प्रमोट किया गया है क्या, जॉयफुल रीडिंग। अब जॉयफुल रीडिंग दिया इंश्योर करेगा अवेलेबिलिटी किसके लैंग्वेज में, मदर टंग लैंग्वेज में। और यही मदर टंग लैंग्वेज ही यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है इस न्यूज़ में। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि किस दिन इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज जो डे बनाया जाता है 21 फरवरी, 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। और इसी के साथ थोड़ा सा और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि द डे विल बी सेलिब्रेटेड विथ द एक्टिविटी ऑफ कहानी पढ़े अपनी भाषा में, रीडिंग स्टोरी इन ओन लैंग्वेजेस। देखिए तो इसका थीम क्या था, ये जो डे है, दिस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, कौन से थीम रहेगा जो इस बार अपकमिंग जो 21 फरवरी का डे आएगा, इंटरनेशनल मदर टंग डे, उसका कहानी पढ़े अपनी भाषा में, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ हम लोग का जो न्यूज़ है यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसको बढ़ते हैं अपने थर्ड न्यूज़ की तरफ। थर्ड न्यूज़ में हमारे जो है सेंटर में ये हैं वीएस पठानिया। तो ये कौन भी है वीएस पठानिया भाई, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ वीएस पठानिया जो है ये लिए हैं 24th चीफ बने हैं किसका, इंडियन कोस्ट गार्ड के, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर को दिन को न्यू ईयर का गिफ्ट अच्छा खासा मिल गया, चीफ बन गए आईसीजी के, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखिए ये जो है फॉर्मर एल्यूमिनस है किसके, तो डिफेंस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के। ये वही डिफेंस स्टाफ कॉलेज है जहाँ से हमारे फॉर्मर सीडीएस बिपिन रावत रिटर्न कर रहे थे, तो उनका हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था, ठीक है ना। और इसी के साथ हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में हम देखते हैं, तो क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड। देखिए तो इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, आर्म फोर्स के अंदर आता है, डिफेंस के अंदर नहीं आता है, ठीक है ना। दैट प्रोटेक्ट करता है, जो प्रोटेक्ट करता है किसका, इंडियाज का मैरीटाइम इंटरेस्ट एंड इन्फोर्स करता है मैरीटाइम लॉ को विथ जुरिस्डिक्शन ओवर द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, जिसका टेरिटोरियल वाटर इंडिया से शेयर करता है, इंक्लूडिंग दो कॉन्टेजियस जोन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ईईजेड के लिए भी आप लोगों को कौन करता है, देखिएगा कोस्ट गार्ड ही, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मुलेशन कब हुआ था, ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1978 में हुआ था एज एन इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। देखिए एक कैसा आर्म फोर्स है, इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स है, ठीक है ना। अब इसी के साथ थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन में यही होगा कि पूछ देगा आपसे कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो आर्म फोर्स लिख रहा है, तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये जो कोस्ट गार्ड है ऑपरेट होता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज डीजीआईसीजी करता है, ठीक है ना। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसी के साथ हमारा थर्ड न्यूज़ खत्म होता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट में हमारा है बाल राज। तो बाल राज न्यूज़ किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 50 टन बुलार्ड पुल टग्स। तो एक बुलार्ड पुल टग्स होता है, वाज कंक्लूडेड विथ द एमएस हिंदुस्तानी शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। तो एमएस हिंदुस्तानी शिपयार्ड, तो आपको यह याद रखना होगा कि बालराज जो है ये किसके साथ, इसमें इसको कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है, तो एमएस हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में कि बालराज आखिर है क्या भाई, किस चिड़िया का नाम है। तो देखिए ये थर्ड टीयूजी है इन द सीरीज ऑफ
बालराज हैज़ बीन डिलीवर टू द नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को इसको किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए ये टग्स क्या होता है, तो ये देखिए टग्स TUGS जो है, सो वीरन एंड बालराम है बीन इंडक्टेड 22 अक्टूबर 2021 को। ठीक है। और उसके साथ ही एट नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम पे नेवल रिस्पेक्टिवली हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए दिस टग्स हैव बीन डेजिग्नेटेड एंड बिल्ड अंडर द क्लासिफिकेशन रूल्स ऑफ इंडियन रजिस्टर फॉर शिपिंग IRS विथ सर्विस लाइफ 20 ईयर। तो इनका जो कितना दिन तक सर्विस ईयर रहेगा, तो 20 ईयर तक आपको इसको याद रखना होगा। ठीक है ना। चलिए और पढ़ते हैं आगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है न्यूज में मेन, तो दे ऑल्सो प्रोवाइड, देखिए फ्लोट फायर फाइटिंग कवर, फायर फाइटिंग कवर होगा, असिस्टेंस अलॉन्ग साइड, ये सब आएगा, आप लोग मार लेंगे ऑप्शन, स्टेटमेंट आएगा तो बस डिफेंस सेगमेंट है तो जाहिर सी बात है फायर फाइटिंग होगा ही। ठीक है ना। मेन पॉइंट हम लोग को कहाँ देखना है, तो मेन पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है कि कितने टन का है इसका कैपेसिटी इंडक्शन, तो 50 टन का बोलार्ड टग है। ठीक है ना। बस 50 टन आपको याद रखना होगा। और ये फ्लीट एसेट है किसका, इंडियन नेवी का, इसको भी आपको याद रखना होगा। ठीक है ना। चलिए तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है। तो जैसे कि देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड किया है एक्सटेंड करने के लिए क्या, द बेनिफिट ऑफ रिड्यूस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑफ 3%, 3% तक के लिए बेनिफिट उठाएं रिड्यूस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का 31 मार्च 2023 तक फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में। ठीक है ना। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज डिसाइड, क्या डिसाइड किया, एक्सटेंड करने के लिए बेनिफिट ऑफ रिड्यूस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, जो भी आपका सिक्योरिटी होता है ना, सिक्योरिटी अब खास करके गवर्नमेंट रिलीज करता है। ठीक है ना, टेंडर वगैरह सूट में, तो उसका बेनिफिट आप लोग 31 मार्च 2023 तक उठा सकते हैं। कितना, 13%, टिल कब तक, 31 मार्च 2023 तक। मेन आपको यही लाइन याद रखना होगा, 3% 31 मार्च 2023 तक। ठीक है। अब थोड़ा सा अबाउट में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हैज रिड्यूस द क्वांटम ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्वांटम को मतलब कि उसका जो भी आपका स्फीयर है उसको कम कर दिया है फ्रॉम 5 to 10%, 5 से 10% टू द कितना कर दिया है, 3% पे। पहले कितना था, तो पहले 5% से 10% तक होता था, अब उसको 3% पे लेके चला आया है। ठीक है ना। अब जो मिनिस्ट्री है, दिस रिलीफ विल हेल्प इंडस्ट्रीज को हेल्प करेगा क्या, तो डिप्लॉय एडिशनल रिसोर्सेज इन द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में क्या होगा, एक्सटर्नल एडिशनल रिसोर्सेज उन लोग लगा सकेंगे। ठीक है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देखे हैं, तो बेनिफिट देने के लिए रिड्यूस किया गया है ना परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का बेनिफिट 3% टिल 31 मार्च तक। ठीक है ना। तो ये जाहिर सी बात है नेशनल पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत ये हेल्पफुल है। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज करते हैं, देखिए द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज कवर्ड अंडर एग्रीमेंट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए क्या, कि इंडिया एंड पाकिस्तान जो है एक्सचेंज करते हैं लिस्ट ऑफ दोनों के पास कितना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है एंड क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्या क्या कवर। तो ये जो कवर है, ये जो चेक होता है, ये अंडर एग्रीमेंट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के तहत। ठीक है ना। तो आपको याद रखना होगा, कभी स्टेटमेंट ऐसा देगा तो लगेगा इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है, हम शेयर नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग एक्सचेंज लिस्ट करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज, तो न्यू क्या क्या लिस्ट है, लिस्ट देना पड़ेगा, कौन कौन सा फैसिलिटी वहाँ पे है, वो सबको भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो एग्रीमेंट जो है प्रोवाइड करता है दैट द इंडिया एंड पाकिस्तान इन्फॉर्म ईच अदर, देख रहे हैं ना, इंडिया एंड पाकिस्तान इन्फॉर्म करता है एक ईच अदर, एक दोनों को फैसिलिटी कवर एग्रीमेंट में जो कहा गया है। अब देखिए एग्रीमेंट ऑन द 1 जनवरी एवरी कैलेंडर ईयर, 1 जनवरी को प्रत्येक कैलेंडर ईयर में देना पड़ता है इन्फॉर्मेशन। दिस इज द 31st कंजिक्यूटिव एक्सचेंज ऑफ द सच टू लिस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। जैसे कि 1 जनवरी 1992 को सबसे पहला बार हुआ था, आपको इसको याद रखना होगा। ठीक है ना। अब लिस्ट ऑफ सिविलियन प्रिजनर्स फिशरमैन इन देयर कस्टडी, कि उनके कस्टडी में कितना सिविलियन प्रिजनर्स हैं, फिशरमैन हैं। ठीक है ना, इस सबको भी लिस्ट देना पड़ता है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसमें और है कि इंडिया पाकिस्तान ये हो गया कस्टडी। दिस इज एन कीपिंग विद द प्रोविजन ऑफ द 2008
agreement under which the such list are exchanged every year on 1 जनवरी and 1 जुलाई। अब ये कीपिंग है किसके, 2008 में एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना, एक जिसके तहत प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को लिस्ट यानी कि 6 महीना पे आपको अपडेट देते रहना है, ठीक है ना। इंडिया हैंड ओवर किया 282 पाकिस्तान सिविलियन प्रिजनर्स को, तो यानी कि इंडिया से बोला गया कि 242 जो है पाकिस्तान सिविलियन प्रिजनर है, हैंड ओवर किया, लिस्ट दिया, हैंड ओवर मतलब प्रिजनर को नहीं, उसका लिस्ट दिया। 73 फिशरमैन इन इंडिया कस्टडी टू पाकिस्तान। इंडियाज का जो कस्टडी है, इंडियाज का जो है कस्टडी में है पाकिस्तान का, पाकिस्तान शेयर्ड ऑफ 51 प्रिजनर्स एंड 577 फिशरमैन इन इट्स कस्टडी हु आर इंडियन और हु आर बिलीव टू बी इंडियन। वो बोल रहा है कि नहीं, 51 सिविलियंस हैं और 577 फिशरमैन है। फिशरमैन को ज़्यादा बता दिया, सिविलियन को कम बता दिया। यही जो गेम होता है ना, बस वही गेम पाकिस्तान करते रहता है। अब देखिए चलते हैं आगे, जीएसटी काउंसिल डिसाइड किया है क्या। तो नेक्स्ट न्यूज मेरा क्या है, तो नेक्स्ट न्यूज यही है कि जो जीएसटी काउंसिल डिसाइड किया है रिटेन करना स्टेटस को ऑन द जीएसटी रेट ऑन टेक्सटाइल। अभी करंट जीएसटी रेट कितना है टेक्सटाइल पे, 5% है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हैज सेड दैट एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 5% इन टेक्सटाइल सेक्टर विल कंटिन्यू बियॉन्ड 1 जनवरी ऑफ 2022, यानी कि ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें भी कोई बढ़ेगा घटेगा नहीं, स्टेटस कोस्ट पे रहेगा। अब देखिए, अर्लियर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हैड नोटिफाइड द जीएसटी एट 12% मैनमेड फाइबर पे। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कितना है, 12% लगाया था मैनमेड फाइबर पे, फैब्रिक्स पे, एपरल्स पे, और 18 नवंबर को पिछले साल, ठीक है ना। और बोला था कि 1 जनवरी से इसको लागू किया जाएगा, लेकिन ये इसको स्टेटस को मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको यानी कि एक तरह से इस जो भी अनाउंसमेंट हुआ था उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग का जो भी नेक्स्ट न्यूज है वो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इनोग्रेटेड किए हैं लेड फाउंडेशन कितना प्रोजेक्ट्स को, तो 23 प्रोजेक्ट्स को वर्थ 17,500 करोड़ इन हल्द्वानी ऑफ उत्तराखंड के हल्द्वानी में, ठीक है ना। अब जो ये जो प्रोजेक्ट्स है किससे रिलेटेड है, तो प्रोजेक्ट रिलेटेड है एरिया सेक्टर ऑफ सच एरिया स्टेट इंक्लूडिंग इरिगेशन से, रोड से, हाउसिंग से, हेल्थ से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, इंडस्ट्री से, सैनिटेशन से, ड्रिंकिंग से, वाटर सप्लाई से, ठीक है ना। आगे देखते हैं और, ठीक है। द प्रोजेक्ट इंक्लूडेड लेइंग फाउंडेशन और स्टोन ऑफ एम्स, कहाँ अब देखिए एम्स बन रहा है, तो इसको खास करके अब देखिए यहाँ उत्तराखंड पीएससी वाले जो भी एस्पिरेंट होगा इस न्यूज़ को तो वो बुलेट पॉइंट में डाल लेगा, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आने होंगे उनके प्रीलिम्स में, ठीक है ना। तो कहाँ एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, तो देखिए हल्द्वानी में, लखवाड़ में, हल्द्वानी में एम्स खुलेगा, तो इसके लिए कहाँ पे एम्स में हल्द्वानी उत्तराखंड के हल्द्वानी में एम्स खोलने की बात रखी जा रही है। उसी के साथ लखवाड़ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर फैसिलिटी पिथौरागढ़ में, मल्टीपल रोड प्रोजेक्ट अक्रॉस द स्टेट अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बहुत सारा रोड प्रोजेक्ट, हल्द्वानी में एम्स हो गया, हाइड्रो पावर फैसिलिटी पिथौरागढ़ में, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट यही टनकपुर पिथौरागढ़ रोड, तो जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉर्डर के पास रोड होगा तो टनकपुर एंड पिथौरागढ़ का इंप्रूव करेगा कनेक्टिविटी ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा टू एमंग अदर्स से, ठीक है ना। चलिए उसी के साथ और क्या कर रहे हैं, तो अब इसी के साथ हम लोग को यही देख लेना होगा कि यहाँ पे एक और न्यूज है इससे रिलेटेड, इसको हम लोग देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ अरोमा पार्क एट काशीपुर एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क एट सितारगंज। इसको तो खास करके उत्तराखंड पीएससी वाले याद कर लो। अरोमा पार्क कहाँ पे, काशीपुर में, एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे, तो सितारगंज में, ठीक है ना। अब चलिए अपने अगले नेक्स्ट न्यूज स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्या है, साहित्य एकेडमी। तो जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि साहित्य एकेडमी का एनुअल अवार्ड जो है अनाउंस होता है तो कितने लैंग्वेजेज में होता है, 20 लैंग्वेजेज में। आप याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि साहित्य एकेडमी अवार्ड अनाउंस्ड इन द 22 लैंग्वेजेज दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, गलत होने का कारण यही है कि साहित्य अकेडमी जो अवार्ड है मात्र 20 लैंग्वेजेज में दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके अबाउट में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 7 बुक्स ऑफ पोएट्री, 2 नॉवेल्स, 5 शॉर्ट स्टोरी, देखिए तो 7 2 9 5 14, 14 2 16,
16 एक 17 1 बायोग्राफी एंड 1 ऑटोबायोग्राफी 18 एक 1 क्रिटिक एंड 1 इपिक पोएट्री है 1 द साहित्य अकेडमी, यानी कि टोटल आप काउंट करिएगा तो 20 हो गया। 20 को अलग अलग लैंग्वेजेज में अलग अलग दिया गया होगा। तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को दिया गया है, तो पोएट्री बुक्स को दिया गया है 7। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको ध्यान में रखते हुए आगे अब देखिए किस किस को मिला है और किस किस लैंग्वेजेज में मिला है। तो अवार्ड इन गुजराती, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू एंड लैंग्वेजेज विल बी अनाउंस्ड एट ए लेटर डेट। अभी इनका अवार्ड जो है अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है ना। आसामी राइटर जो है अनुराधा शर्मा पुजारी एंड नमिता गोखले हैव वन द अवार्ड फॉर नोवेल कैटेगरी में दिया गया है आसामी राइटर्स को, ठीक है ना। अब देखिए आसामी राइटर्स को दिया जा रहा है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप लोग नाम याद रख लीजिए। इनके कौन से नोवेल के लिए दिया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लिए। हाँ आसाम पीसीएस वाले देख लेंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से मेरे चैनल पर आसाम पीसीएस वाले बहुत कम ही होंगे, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कौन से नोवेल के लिए दिया जा रहा है, ठीक है ना। बस इतना याद रखिएगा आसामी राइटर अनुराधा शर्मा पुजारी को और नमिता गोखले को दिया गया है अवार्ड इस कैटेगरी में, नोवेल कैटेगरी में। अब अवार्ड फॉर देखिए पोएट्री के लिए किसको मिला है, तो एमदवाई घाई इन बोडो, बोडो लैंग्वेज में उनको मिला है, ठीक है ना। संजीव वारेनकर इन कोंकणी के लिए, हरिकेश मलिक को ओडिया के लिए, बिंदेश्वरी प्रसाद को तेलुगु के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा तेलुगु वाला में भी पूछ सकता है, या फिर हरिकेश मलिक उड़ीसा। ये भी जो भी स्टेट वाले हैं अपना स्टेट का पीसीएस का देखते रहेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। सेंट्रल वाले हैं, सेंट्रल वाले सिर्फ इनका देख लेंगे तेलुगु का क्या, क्योंकि बिंदेश्वरी प्रसाद जो है नाम थोड़ा तेलुगु टाइप का नहीं है, तो हो सकता है कि ट्रैप करने की कोशिश करें। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं इस अवार्ड के बारे में। तो ये जो अवार्ड है सो प्रत्येक साल 1954 से दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, तो आउटस्टैंडिंग बुक ऑफ लिटरेरी अवार्ड है, बुक मतलब कि लिटरेचर के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है, कोई किसी के द्वारा आउटस्टैंडिंग बुक लिखा जाता है तो। अब इस अवार्ड में 1 लाख रुपए की राशि दिया जाता है। अब पहला अवार्ड कब दिया गया था, तो 1955 में। इसी के साथ ये न्यूज भी समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि सेंटर नोटिफाई किया है क्या रूल्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब कि कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसी के लिए रूल्स को नोटिफाई किया है। जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड द स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, सेंटर नोटिफाइड किया है रूल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब वो हिस्सा कौन कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो कैसे कंज्यूम करेगा, तो ये इसके लिए जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, स्टेट कमीशन का एंड द नेशनल कमीशन को लेकर क्या क्या उसका, तो तीनों का अलग अलग जुरिस्डिक्शन है उसको लेके। इसमें देख लेते हैं कि मेन हमारा बुलेट पॉइंट्स क्या है। तब देखिए रिवाइज जो है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है, इंटरटेनिंग द कंज्यूमर कंप्लेंट शैल बी अप टू द 50 लाख रुपी द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जो बोल रहा है कि पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन फॉर द इंटरटेनिंग कंज्यूमर कंप्लेंट, यानी कि देखिए यहाँ मेन यही स्लाइड आपका होने वाला है प्रीलिम्स को लेकर, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा आपका, तो निकलेगा ही निकलेगा। कितने लाख के कंप्लेन तक को जो है सो कौन कौन से स्टेज पे किया जा सकता है, ठीक है ना। तो रिवाइज पेक्यूनियर जुरिस्डिक्शन के तहत अब देखिए कंप्लेंट जो होगा 50 लाख रुपए तक का अगर होगा कंज्यूमर कंप्लेंट, तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन तक में ही हैंडल हो जाएगा। अगर 50 लाख से ज़्यादा होगा और 2 करोड़ तक होगा तब कहाँ जाएगा, स्टेट कमीशन में। और नेशनल कमीशन में कब जाएगा, जब जो हमारा कंप्लेंट होगा मोर देन 2 करोड़ रुपए सा उसका वैल्यूएशन ज़्यादा होगा तब। तो अप टू 50 लाख डिस्ट्रिक्ट हो गया, 50 लाख से 2 लाख तक, आप 2 करोड़ तक हो गया स्टेट कमीशन तक में जाएगा, कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगा। और ग्रेटर देन 2 करोड़ से जाएगा तो किस में होगा, नेशनल कमीशन में, ठीक है ना। अब देखिए इसी के साथ थोड़ा सा और इसमें हम देखते हैं कि थोड़ा सा और क्या है। तो देखिए उस नोटिफिकेशन ऑफ एफॉर मेंशन्ड, जैसे कि पहले मेंशन कर चुका गया था रूल्स में, उसी को नोटिफिकेशन से पेक्यूनियर जुरिस्डिक्शन जो है अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट को अंडर में लाया गया किसके, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट, वही 50 लाख वैल्यू को वही बोल रहा है, ठीक है ना। अब स्टेट कमीशन है बस वही 50 लाख से 2 करोड़, नेशनल कमीशन ग्रेटर देन 2 करोड़। तो यहाँ आज हमारा जो भी न्यूज़ है वो डीएनएस समाप्त होता है। और इसी के साथ अब इससे रिलेटेड 10 एमसीक्यू जो होगा स्टार्ट, तो आप थोड़ा सा बस एक बार और रिवीजन कर लीजिए। और हम लोग बस अब 10 एमसीक्यू तुरंत करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो अपना एमसीक्यू सीरीज याद हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10 एमसीक्यू को हम फटाफट देखेंगे। आप लोग भी अपना आंसर देखिएगा, पढ़िएगा, सोचिएगा और मिलाइएगा कितना आपका सही होता है। चलिए मिनिमम कट ऑफ 8 रहेगा, 10 में अभी तुरंत पढ़े हैं, तुरंत क्वेश्चन बना रहे हैं, 8 भी सही कर लेते हैं
तो आपका जो भी एनालिसिस है सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए पहले नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विथ द रेफरेंस टू द हेड स्पीच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, हेड स्पीच को रेफरेंस में लेते हुए फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है कि इसमें से कौन सही है। अंडर वन सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी प्रमोशन ऑफ इनिमिटी बिटवीन द टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप एक ऑफेंस है, और यहाँ पे जो भी पनिशेबल ईयर है, ये पनिशेबल ईयर कितने दिन का है, तो कह रहा है कि 10 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो आप लोग को याद होगा कि मैंने यहाँ पे फोकस करके बताया था कि कितने दिन का इम्प्रिजनमेंट है। तो यहाँ 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट नहीं, 3 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट की बात की गई थी। तो ये स्टेटमेंट मेरा इनकरेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 1 तो एलिमिनेट हो गया। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट के तहत। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सेक्शन 153(1)A आईपीसी और सेक्शन 505 में, तो 505 जो है इसको ऑफेंस मानते हुए पुलिस को पावर देता है केस रजिस्टर करने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही होगा, और इसी के अनुसार ऑप्शन बी लगा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग का सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सही नहीं हो रहा है तो वीडियो को फिर से देखिएगा, और थोड़ा सा वीडियो को दिमाग साइलेंट करके देखिएगा। बस आधे घंटे में हम लोग को अच्छा खासा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा वीडियो के सहित। थोड़ा सा और हम कल से फास्ट रखेंगे, और थोड़ा सा और उसको शॉर्ट में लाएंगे, क्रिस्प करेंगे उसको, ठीक है ना। तो इसके लिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विथ रेफरेंस टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन जुरिस्डिक्शन ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑफ द स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके लिए 3 टायर का लाया गया मैकेनिज्म, डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे, स्टेट कमीशन पे, नेशनल कमीशन पे, उसको लेकर स्टेटमेंट देख लेना है आपको। तो देखिए क्या बोल रहा है, द रिवाइज्ड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन फॉर एंटरटेनिंग द कंज्यूमर कंप्लेंट शैल बी मोर देन 2 करोड़ रुपये फॉर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। याद है आप लोगों को मैंने क्या हाईलाइट करके बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए कितना, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है अप टू केस 50 लाख तक का अगर है तो ही देखेगा। स्टेट कमीशन के लिए कितना, तो स्टेट कमीशन के लिए मैंने शायद बताया था, आपको याद होगा, अभी तुरंत जस्ट हमने अभी इसका एनालिसिस किया है कि स्टेट कमीशन के लिए कितना, तो 2 करोड़ रुपए। मतलब 50 लाख से 2 करोड़ रुपए के बीच का अगर कंप्लेंट रहेगा तो स्टेट कमीशन, और ग्रेटर देन 2 करोड़ से रहेगा तो नेशनल कमीशन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा यही रॉन्ग हो जाता है। जब स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है तो सेकंड स्टेटमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रमोलगेट करता है 3 टायर क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म। तो देखिए यहाँ 3 टायर क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म तो है ही ना, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया और नेशनल हो गया। तो 3 टायर गवर्नमेंट के जैसे यहाँ 3 टायर क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म है। क्वासी जुडिशियल मतलब यही कि पूरा पावर जुडिशरी का नहीं है, और ना ही पूरा पावर इसका एग्जीक्यूटिव का है, दोनों के बीच का है। मतलब कि जुडिशियल फंक्शनिंग भी है। क्वासी जुडिशियल जैसे कि नेचर होता है किसका, हमारे पार्लियामेंट का क्वासी जुडिशियल नेचर क्यों होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, पार्लियामेंट क्वासी जुडिशियल क्यों है, ठीक है ना। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, साहित्य अकेडमी अवार्ड से रिलेटेड है। बोल रहा है कि फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था, 1954 में। तो जैसा कि आप लोग को पहले ही बताया गया होगा ना कि फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था, 1954 में दिया गया था, इंस्टीट्यूट किया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड को। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि अवार्ड में कितना रुपया दिया जाता है, तो 1 लाख रुपया। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी के साथ हम बढ़ते हैं, हमारा आंसर सही है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कि टनकपुर पिथौरागढ़ रेल प्रोजेक्ट किस स्टेट का है। तभी हम पढ़े हैं, खास करके बोले थे भी उत्तराखंड पीसीएस वाले में इस पर ध्यान देंगे। टनकपुर पिथौरागढ़ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो है, रोड प्रोजेक्ट है सॉरी। तो ये टनकपुर पिथौरागढ़ सॉरी टनकपुर पिथौरागढ़ रोड प्रोजेक्ट कहाँ का है, उत्तराखंड का। ऑप्शन ए के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। तो बोल रहा है जीएसटी रेट पे हमको स्टेटमेंट देखना है, ठीक है ना। तो जीएसटी स्टेटस कॉस्ट है 5% टेक्सटाइल पे, अभी हम पढ़े हैं, ठीक है, सही है स्टेटमेंट 1। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अर्लियर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हैज नोटिफाइड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एट द 12% ऑन द मैनमेड फाइबर फैब्रिक्स एंड अप्रैल पे। तो इसका डेट भी आप लोग याद रखें, 18 नवंबर को जैसे अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मैंने जोर देके बताया था ना। देखिए जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं वही पॉइंट को मैं जिस पे पॉइंट पे हाईलाइट कर रहा हूँ उसको डेटा बस ज़्यादा याद नहीं रखना है बेवकूफ़ की तरह, ठीक है ना। बी स्मार्ट एंड बी जस्ट हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू, ठीक है ना। मैक्सिमम लोग का प्रीलिम्स नहीं निकलता है, इसी के लिए मैंने सोचा कि नहीं, मेरा प्रीलिम्स
निकालना तो एकदम इजी काम है, प्रीलिम्स के लिए नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन ट्रेंड हो रहा है चेंज, तो आप लोग स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान देते रहिएगा, और स्टैटिक के लिए भी और भी जो भी वीडियोस होंगे, तो मैं तो सिविल्स यूपीएससी के लिए लेके नहीं प्रॉमिस करूंगा, लेकिन बीपीएससी वाले लोग के लिए मैं लाऊंगा। हाँ, लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो भी आपका करंट होगा, ये मेरे करंट से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। इससे आपका प्रीलिम्स का करंट अफेयर आप करके देखिए 1 महीना, उसके बाद लगेगा कि हाँ आप लोग रिलैक्स फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। तो इसका स्टेटमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विथ रेफरेंस टू किसके अब रेफरेंस में देख रहा है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो विथ रेफरेंस टू बोल रहा है एग्रीमेंट है, किसका एग्रीमेंट, तो देखिए इंडो पाकिस्तान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के लेके क्या एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको लेके क्या एग्रीमेंट है, इस पे क्वेश्चन हमको देखना है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, द एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट द, क्या प्रोवाइड करता है, इंडो पाकिस्तान इन्फॉर्म ईच अदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज कवर्ड अंडर द न्यूक्लियर एग्रीमेंट 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर कैलेंडर, ठीक है ना। तो बताए थे 1 जनवरी, अब जो उसमें अमेंडमेंट हुआ था 2008 में, 2008 के तहत जुलाई में भी देना था, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, जनवरी एवरी ईयर, यानी कि मेरा स्टेटमेंट सही है। ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है, क्योंकि वनली नहीं बोल रहा है ऑन द 1 जनवरी, ठीक है ना। वनली बोलता तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है ना। नहीं, क्योंकि नहीं जनवरी नहीं सिर्फ जुलाई में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है ऑन द 1 जनवरी एवरी ईयर, स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है फर्स्ट टुक प्लेस इन 1 जनवरी 1992, बताया था मैंने डेट पे फोकस करके। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी के साथ निकलते हैं क्वेश्चन सही करते हुए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किससे रिलेटेड है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से। अब जैसे कि अभी हम लोग देखें कुछ देर पहले एनालिसिस में, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 10% डाउन करके कितना परसेंट कर दिया गया है, 5 to 10% टू 3% पे कर दिया गया है, ठीक है ना। इसी के चलते बूस्ट होगा इकोनॉमिक हम लोग का, ठीक है ना। तो इसके चलते बोला जा रहा है, देखिए क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑफ द 3% टिल 31 मार्च ऑफ 2023 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा लगता है कि मैं ज़्यादा फास्ट हो जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो कम देर का हो, इसके चलते मैं थोड़ा फास्ट हूँ, ठीक है ना। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज रिड्यूस्ड क्वांटम ऑफ द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फ्रॉम 5 to 10% टू 3% वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लग रहा है, क्या डिसाइड किया एक्सटेंड करना, बेनिफिट रिड्यूस फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ द 3% टिल द, यहाँ 3% बोल दिया, स्टेटमेंट सही है। कितना से डाउन किया था, मैंने बोला था 5 to 10% से 3% पे, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है बुलार्ड पुल टग्स से, ठीक है ना। तो बुलार्ड पुल टग्स ऑलरेडी मैंने बताया था, वहाँ पे बुलार्ड पुल टग्स किससे रिलेटेड है, तो नेवी से है, नेवल डॉकयार्ड है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा आ रहा है, बुलार्ड पुल टग इज इन द सीरीज ऑफ बलराज सीरीज का है, ठीक है ना। इसको कौन दे रहा है, तो विशाखापट्टनम नेवल सीट डॉकयार्ड, इसको आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग सीडीएससी एग्जामिनेशन या फिर सीएपीएफ एग्जामिनेशन। रट्टा मार लो एनडीओ वाले भाई, रट्टा मार लो, एकदम आएगा ही आएगा, हमेशा पूछता है एक शिपयार्ड वाला क्वेश्चन। विशाखापट्टनम जहाँ आया, आगे थर्ड टग कहाँ आया है, बुलार्ड पुल टग्स कहाँ, तो विशाखापट्टनम, ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, दिस हैज बीन गिवन डेजिग्नेटेड टू बिल्ड अंडर द क्लासिफिकेशन रूल्स ऑफ द इंडियन रजिस्टर फॉर शिपिंग विथ द सर्विस लाइफ स्पैन ऑफ 20 ईयर। मैंने बताया था वहाँ पे ना कितने दिन के लिए इसको इंडक्ट किया जा रहा है, 20 ईयर्स के लिए, ऑप्शन सी के साथ निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द आईसीजे के तरह रेफरेंस को लेते हुए स्टेटमेंट्स को देखिए, बोला इट वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है बोल रहा है उसके लिए। देखिए क्वेश्चन अब क्या है, यहाँ ट्रेंड चेंज कर दिया है। अब देखिए मैक्सिमम एसएससी वाला इस समय क्या पूछेगा कि नया कौन बनाया है, पठानिया। तो लेकिन सिविल सर्विस में क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, उससे नहीं पूछेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड से क्वेश्चन पूछेगा। सीडीएस में कहाँ पूछेगा, तो मैं भी पूछ सकता है पठानिया वन लाइनर में, नहीं तो स्टेटमेंट में देगा, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का देगा, ठीक है ना। तो हम लोग को दोनों तरफ के क्वेश्चन से डील करते हुए चलना है, बीपीएससी वाले लोग वन लाइनर भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट सही है, 1978 में एस्टेब्लिश हुआ था। अब ये देखिए पूछ दिया यहाँ पे क्वेश्चन ना, मैंने वहीं पे हाईलाइट करके बताया था ना कि यूनियन होम मिनिस्ट्री नहीं करता है, और स्टेटमेंट में देखिए आपको यही चाह रहा है, आर्म फोर्सेज है, सारे लड़के लगाएंगे ही, कॉमन सेंस, आर्म फोर्सेस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम्स में आएगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आईसीजे है,
इंडियन कोस्ट गार्ड है, ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ऑटोनोमस बॉडी है, ऑपरेट करता है ऑटोनोमसली, लेकिन किसके डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर करता है ये, ना कि होम मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। तो इसका सिर्फ स्टेटमेंट वन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़े भारत कैंपेन रिसेंटली सीन न्यूज इज इनिशिएटिव ऑफ, तो पढ़े भारत स्कीम किसका इनिशिएटिव है, तो मैंने बताया भी था ना, इसको लॉन्च कौन किया था, तो इंडियन मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, ना कि नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। देखिए यहाँ मिनिस्ट्री पूछ दिया, पर्सन ना पूछ के, तो कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है पढ़े भारत अभियान है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ही होगा। कॉमन सेंस से तो लग ही जाएगा क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि ट्विस्टिंग हो जाता है। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं। काइंडली प्लीज स्टे टर्न, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और चैनल को स्प्रिंट में शेयर करिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि यही जोश और इसी एंथुसियाज्म के साथ हम वीडियो को और लेते आए। करंट देखेंगे, कल से हम लोग बैकअप में भी करते चलेंगे, ठीक है ना, जैसे कि अभी जनवरी से कर रहे हैं, और उधर हम फिर स्टार्ट कर लेंगे जुलाई सेशन से। तो जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इधर कंप्लीट हो जाएगा, मई तक कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो जून में जो है 5 जून तक प्रीलिम्स आने के पहले आपको अप्रैल लास्ट तक में देखा जाएगा कंप्लीट करके, और फिर एमसीक्यू सॉल्व करते रहेंगे आप लोग। डेली 10-10 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सपोज महीना में कितना एमसीक्यू, 300 सॉल्व किए, 10 महीने में 3000 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। एक काफ़ी अच्छा खासा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा आपका, और आप काफ़ी ज़्यादा इजी फील करेंगे प्रीलिम्स को अटेम्प्ट लेते हुए, ठीक है ना। और सी डी एस सी एफ वाले को लिए तो बात ही नहीं है, उनके लिए तो बस और गोल्डन चॉइस है, सारे करंट अफेयर करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।